गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा ये वीडियो प्रथम वर्ष एलएलबी के विद्यार्थियों के लिए। पिछले वीडियो में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को लेकर कुछ सवाल आपके सामने रखे। मेरा दावा है कि आपका प्रश्न पत्र में वो सवाल शामिल होंगे और जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को ठीक से देखा तो करीब करीब पास होने की गारंटी तो पिछले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को दी थी। लेकिन पास होना और अच्छे अंकों से पास होने में अंतर है। तो अच्छे अंकों से पास होने के लिए मेरा मानना है कि हमें सारे ही सवाल आने चाहिए जो पेपर में आते हैं। तो आज जो कुछ उस पिछले वीडियो में 2-3 चैप्टर छूट गए, उन्हीं चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूँगा। आने वाले समय में आपके अगले पेपर्स को लेकर भी वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे अगले वीडियो आप तक सीधे सीधे पहुँच पाए, इसलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्स्ट ईयर में जो अगले आपके एग्ज़ाम होंगे उनके वीडियो भी आप तक सीधे सीधे पहुँच पाए। आइए शुरू करते हैं कि जो बातें हमसे पिछले वीडियो में रह गई थी और परीक्षा में पूछी जा सकती है और जिनके माध्यम से हम और अच्छे अंक परीक्षा में ला सकते हैं। देखिए, पास होने तक की बात तो पिछले वीडियो में 90 मिनट का जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें पास होने तक के तो सारे कंटेंट हो गए। अगर कोई विद्यार्थी वो 90 मिनट भी मुझे दे देगा और अगले दिन परीक्षा देगा तो उसका पास होना निश्चित है लगभग, लेकिन उसे और भी अच्छे नंबर चाहिए। तो कुछ विषय जो हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से एक विषय प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के समीपता का सिद्धांत। देखिए, जब भी पक्षकारों के मध्य कोई संविदा होता है तो उस संविदा से अधिकार और दायित्व उत्पन्न होते हैं। Whenever any contract enters between the parties, then it will definitely arises the rights and obligations. अब संविदा से जो ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइज होते हैं ये जनरली पार्टीज के होते हैं। संविदा से उत्पन्न होने वाले अधिकार और दायित्व सामान्यतः संविदा के पक्षकारों के होते हैं। परंतु फिर भी एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसा पक्षकार या ऐसा व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है या संविदा से अजनबी है, तो कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है क्या कि कोई अजनबी व्यक्ति जो कि संविदा का पक्षकार नहीं है संविदा के पालन की मांग कर सकता है? Whether a stranger can claim the performance of the contract who is not party to the contract. तो इसी के लिए हम पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी, संविदा के समीपता का सिद्धांत, जो हमें बताएगा कि ऐसा व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है लेकिन फिर भी संविदा के पालन का दावा कर सकता है। तो इस बारे में जनरल रूल तो यही है, सामान्य नियम तो यही है कि संविदा के पक्षकार ही संविदा के पालन का दावा कर सकते हैं। तो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन एंड दिस एक्सेप्शन इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी अपवाद को संविदा के समीपता के सिद्धांत के नाम से जाना जा सकता है और मतलब जिसका ये है कि ऐसा व्यक्ति जो अजनबी है, संविदा का पक्षकार नहीं है, क्या वो भी संविदा के पालन का दावा कर सकता है? तो जवाब पॉजिटिवली देंगे। कुछ एक्सेप्शंस की बात करेंगे जिनमें एक स्ट्रेंजर भी कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकता है। तो नंबर 1 पहला हम पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जहां किसी संविदा में किसी तृतीय व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार उत्पन्न किए गए हैं तो वो तृतीय व्यक्ति चाहे संविदा का पक्षकार ना हो संविदा के पालन का दावा कर सकता है। मान लीजिए मैंने एक 5 कमरों वाला कोई मकान है, वो किसी को बेच दिया, एक्स पर्सन को, लेकिन बेचते समय मैंने ये कहा कि भैया ये 5 कमरों वाला मकान मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, लेकिन इसमें से एक कमरे का जो किराया मासिक रूप से तुमको, मेरा एक भतीजा है उसके मेंटेनेंस के लिए तुम्हें देना पड़ता रहेगा। तो जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता तब तक उसके मेंटेनेंस के लिए एक कमरे का किराया तुमको इसमें से निकालना पड़ेगा। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट मेरे और एक्स पर्सन के बीच में हुआ है, लेकिन मेरा भतीजा थर्ड पार्टी है जिसके इंटरेस्ट को मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट कर दिया है।
कल को कुछ बात हो जाए या सामने वाला व्यक्ति जिसको मैंने मकान सोल्ड आउट किया है वो भतीजे को 5,000 रुपये महीने का नहीं दे, तो वो भतीजा मेरा जो है उस पर दावा कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए सूट ला सकता है कि उसे जब तक वो एडल्ट ना हो जाए 5,000 रुपये दिलाए जाए। ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा के समीपता का सिद्धांत है। दूसरा एग्जाम्पल और दूं तो देखिए, वक्फ के मामलों में, न्यास के मामलों में, दान के मामलों में भी संविदा की समीपता का सिद्धांत लागू होता है। वक्फ मुस्लिम लॉ में फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आप लोग पढ़ोगे और मैं मुस्लिम लॉ का पेपर भी आपके सामने जब लेकर आऊँगा तब डिटेल में बताऊँगा। अभी तो सिर्फ एक लाइन में अगर कह दूँ कि परमानेंट डेडिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन टू द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह फॉर रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस पर्पज इज सेड टू बी वक्फ। अल्लाह के नाम पर संपत्ति का स्थायी समर्पण धार्मिक खैराती प्रयोजनों के लिए वक्फ कहा जाता है। तो देखिए, चाहे वक्फ हो, चाहे हिंदू विधि में इसे न्यास कह दिया गया है कि संपत्ति का धार्मिक खैराती और पवित्र उद्देश्यों के लिए जन सामान्य को समर्पण क्या कहते हैं, न्यास कहलाता है। तो ये न्यास की बात है और दान की बात। तो चाहे मामला वक्फ का हो, चाहे मामला न्यास का हो, तो वक्फ हुआ, न्यास हुआ, इन सब में तृतीय व्यक्ति ही लाभार्थी होते हैं। थर्ड पर्सन को जनता के इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी को डेडिकेटेड किया जाता है। तो ऐसे मामलों में भी जो थर्ड पार्टी है वो एनफोर्समेंट के लिए दावा कर सकती है। तीसरी एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, तो कई बार फैमिली सेटलमेंट, बंटवारा, पारिवारिक बंदोबस्त जब कभी दो पार्टीज के बीच में किया जाता है परिवार के, और परिवार में अन्य संतानों को भी या अन्य भाइयों के, बहनों के, मामा, काका, बुआ, भतीजा के संतानों का कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए या उनका कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए दो जनों की कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, तो भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा की समीपता का सिद्धांत लागू करेंगे। वो मामा, बुआ, काका, भतीजा, उनके संतानें, चाहे उनके और आपके बीच में सीधा संविदा नहीं हुआ है, लेकिन यदि उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है तो उस संविदा में वो इन्फोर्समेंट का दावा कर सकते हैं। आखिरी बात, जहाँ पे कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है और अपने लिए कोई इंटरेस्ट रिजर्व कर लेता है या अपने किसी रिश्तेदार के लिए कोई इंटरेस्ट रिजर्व कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो रिश्तेदार चाहे उस संविदा का पक्षकार ना हो, लेकिन उस संविदा के पालन का दावा कर पाएगा। तो एक ये हो गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी या प्रिविटी का समीपता का सिद्धांत। ठीक, एक एस्पेक्ट और देख सकते हैं। एक सवाल छोटे या बड़े रूप में कभी पूछा जाए कि किन दशाओं में संविदा का जो प्रतिफल है उसका उद्देश्य वैध होता है और कब अवैध होता है। तो लीगलिटी ऑफ कंसिडरेशन को लेकर भी सेक्शन 23 में आपको बात मिलेगी। सेक्शन 23 ये बताएगा कि निम्नलिखित दशाओं में प्रतिफल तथा उसका उद्देश्य वैध नहीं होता। अंडर फॉलोइंग कंडीशन द कंसिडरेशन और इट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन और वैलिड ऑब्जेक्ट। तो कौन कौन सी है? तो नंबर 1, जब विधि के द्वारा वर्जित हो। मान लीजिए कोई कंसिडरेशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो तो वो वैलिड नहीं होता, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं कहते, अनलॉफुल कंसिडरेशन हो जाता है। जैसे रिश्वत देना या रिश्वत लेना, ये रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतिफल अवैध हो जाएगा। ऐसे प्रतिफल के जो करार होंगे वो शून्य हो जाएगा। दूसरी बात, यदि प्रतिफल ऐसा है जिसे परमिट कर दिया जाए, अनुमति दे दी जाए, तो इट विल फेल एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, तो वो कानून के किसी उपबंध का विफल कर देगा। सेक्शन 23 में मिलेगा आपको ये दूसरे पॉइंट। इसको मैं क्लियरली या सही शब्दों में समझाऊं कि अगर लागू कर दिया जाए तो कानून के उपबंध को विफल कर। तो एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि रेंट कंट्रोल एक्ट है हमारा, राजस्थान का किराया नियंत्रण अधिनियम। भाई पक्षकार अगर कोई प्रीमाइसेस किराए पर देते हैं तो किराया कितना बढ़ेगा? तो हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट राजस्थान का कहता है कि हर साल किराया 5% तक बढ़ाया जा सकता है, 5% से ज़्यादा किराया नहीं बढ़ता। लेकिन अगर कोई किराएदार और मकान मालिक 5% से ज़्यादा तक
उससे ज़्यादा बढ़ोतरी का किराए का करार कर लेते कि किराया हर साल 10% बढ़ेगा। तो अगर ये प्रोविज़न लागू कर दिया जाए तो राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रोविज़न को फेल कर देगा। तो ये 10% या बढ़ोतरी तक की सीमा का करार शून्य करार माना जाएगा 23 के क्लोज 2 के अंतर्गत, क्योंकि इफ इट विल परमिट इट विल फेल एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, क्योंकि यदि इसे लागू कर दिया जाए तो ये विधि के उपबंध को विफल कर देगा। तो विधि का उपबंध तो यही है कि 5% तक ही साल का किराया बढ़ सकता है, लेकिन आप ऐसा कोई कंसिडरेशन का करार कर लो, नहीं साहब 8% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, 15% साल का बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल ही 23 के क्लोज 2 में इलीगल कंसिडरेशन, अनलॉफुल कंसिडरेशन की कैटेगरी में आएगा। तीसरी बात, यदि प्रतिफल कपटपूर्वक हो, इफ कंसिडरेशन इज फ्रॉडुलेंट। कपटपूर्वक का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ज़्यादा हम लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एलएलबी के इस पेपर में पास होने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे अंकों से पास होने के लिए। ये कोई कंपटीशन का वीडियो नहीं है। कंपटीशन के वीडियो में तो एक एक लाइन पे हो सकता है कि मुझे आधे आधे घंटे भी बोलना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के लिए जहाँ तक विधि के क्षेत्र में ये हमारा पहला कदम है, तो उनके लिए पर्याप्त है कि इतने में हमारा काम हो जाए। तो फ्रॉडुलेंट कब होता है कंसिडरेशन, कपटपूर्वक कब होता है कि साहब जैसे किसी व्यक्ति से आप उधार पैसा ले लो और जिस दिन पैसा ले लो उस दिन ही आपके मन में है कि नहीं चुकाना है, प्रॉमिस विद इंटेंट नॉट टू फुलफिल, न पूरा करने के आशय से कोई वायदा कर दो, तो ऐसा भी कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है। चौथी बात, यदि प्रतिफल किसी व्यक्ति की संपत्ति को या उसके शरीर को नुकसान या क्षति कारित करने की वाला है, उस फॉर्म में कंसिडरेशन है। क्या है कि साहब मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम उसके बदले उस व्यक्ति की 2 टांगे तोड़ दो, उस व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दो, उस व्यक्ति का खेत में आग लगा दो, तो आपके लिए तो पैसा कंसिडरेशन हो गया। मैं चाहता हूं कि उसकी टांगे टूट जाए, उसके खेत में आग लगा दी जाए, उसके घर में आग लगा दी जाए, नुकसान हो जाए, तो ये कंसिडरेशन भी अनलॉफुल कंसिडरेशन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को नुकसान या क्षति कारित करने की मंशा होती है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट, जबकि कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है, तो वो पांचवा पॉइंट है कि यदि कंसिडरेशन अनैतिक हो, लोक नीति के विरुद्ध हो, इफ कंसिडरेशन इज इमोरल अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो इमोरल चीजें कई होती है, वैश्यावृत्ति इमोरल कार्य है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इस प्रकार के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिए जाए तब भी अनलॉफुल कंसिडरेशन की कैटेगरी में आएगा। तो ये 2 एस्पेक्ट मैंने इस वीडियो में और कंप्लीट किए। थर्ड एस्पेक्ट और लेता हूँ, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस पर भी कई बार सवाल पूछा जाएगा। मैंने आपके जब सिलेबस को देखा तो मुझे लगता है कि मुझे हर एक उस टॉपिक पर डिस्कस कर लेना चाहिए कम से कम समय में, जो आपके सिलेबस को पूरा कवर कर लेगा। तो आज के इस वीडियो के बाद कॉन्ट्रैक्ट वालों का सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। स्पेसिफिक रिलीफ का एक सवाल आएगा, उसको छोड़ दीजिएगा और बाकी के 5 सवाल अपने डिस्कशन में से होंगे, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस को लेकर भी एक छोटा सा आइटम तैयार करते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में मदद करेगा। इस आप संविदा का पालन, जब 2 पक्षकारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब बात आती है कि संविदा का पालन कैसे हो, संविदा के पालन के लिए क्या किया जाए। तो पालन का तो इतना सा अर्थ है कि संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा के अधिकार और दायित्वों को पूरा करना संविदा का पालन कहलाता है। तो परफॉर्मेंस का तो सिंपल मीनिंग है, ठीक है, कि फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो संविदा जब हम करते हैं तो उसके अधिकार और दायित्वों को उसकी शर्तों के अनुसार पूरा कर दें तो हम कहते हैं कि संविदा का पालन हो गया। पालन के लिए क्या करना पड़े, तो के साहब लॉ हमारा कहता है कि संविदा के पालन के लिए पालन का प्रस्ताव करना पड़ेगा, प्रस्ताव की निविदा करनी पड़ेगी, तो टेंडर फॉर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाता हूँ कि मान लीजिए आप एक बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आपका काम है और मुझे कोई मकान बनवाना है, तो मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया सबसे पहले
और फिर हमारे बीच में बातचीत हुई, आपने कहा साहब विद मटेरियल बनाना है तो 1500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से मैं आपका मकान बनाऊँ। तो हमारे बीच में थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हुई और 1400 रुपये में हमने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर दिया। मैंने कहा कि साहब 1400 रुपये देंगे, 1000 स्क्वायर फीट पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, 1000 स्क्वायर फीट को आपको मेरा लैंड को कंस्ट्रक्ट करना है। तो 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से 1400 रुपये, 14 लाख रुपये में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब पालन के लिए तैयारी या टेंडर क्या करना है, तो मैं या तो 14 लाख रुपए जो बनते उसमें से 2 लाख रुपए को आपको एडवांस दे दूं, तो ये मेरी तरफ से टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, 2 लाख रुपए मैंने एडवांस दे दिया, पर पालन के लिए प्रस्ताव कर दिया। या फिर अगर मैंने नहीं दिया फिर भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आप जो कॉन्ट्रैक्टर हो, जिस जगह पे मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी है वहाँ पे कल आप मजदूर लेके आ गए, गेटी पावड़ा मजदूर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है स्टील गिट्टी रेती सब आपने मेरे यहाँ डलवा दी, तो मुझे आपको अवसर देना है कि आप आओ और काम करो। तो यह आपकी तरफ से टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो संविदा के पालन का प्रस्ताव होना चाहिए और ऐसा प्रस्ताव कोई भी पक्षकार कर सकता है। संविदा के 2 पक्षकारों में से कोई भी पालन का टेंडर कर सकता है, इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब संविदा के पालन की मांग कौन करे, तो कि साहब जनरली तो पार्टीज जो होती है वही कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को डिमांड करती है कि साहब भैया बनाओ, आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप मेरा मकान टाइम पे कंप्लीट करके दो। कई बार अगर पार्टीज के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई डेथ हो जाए, बीमारी हो जाए, अनसाउंड माइंडनेस हो जाए, पागलपन हो जाए, तो पार्टीज के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर जो गार्जियन ऑफ द पार्टीज हैं तो वो भी संविदा के पालन का दावा कर सकते हैं। और कई बार ट्रांसफरी अंतरिती भी संविदा के पालन का दावा कर सकता है। अंतरिती कैसे, मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1000 फीट के प्लॉट पर आपको मुझे मकान बना के देना है, अब बीच में मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने अपना जो 1000 फीट का प्लॉट था वो किसी और व्यक्ति को सोल्ड आउट कर दिया, तो जिसको मैंने सोल्ड आउट किया वो ट्रांसफरी हो गया, मैं ट्रांसफरर हो गया, लेकिन मैंने आपसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो वो ट्रांसफरी जो है जो मेरे स्थान पे आएगा वो भी आपसे कह सकता है कि साहब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है बिल्डिंग बनाने का, आप टाइम पे काम करके दो, पैसा आप मुझसे ले लो, 2 लाख अगर सर से एडवांस लिया था तो बाकी के 12 लाख रुपए मुझसे लो और काम कंप्लीट करो। तो इस रूप में ट्रांसफरी भी कभी कभी परफॉर्मेंस के लिए निविदा कर सकता है या परफॉर्मेंस के लिए दावा कर सकता है। थर्ड पार्टी, तो अब मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि अगर किसी थर्ड पार्टी का कोई इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट किया गया है तो वो भी संविदा के पालन की दावा कर सकते हैं। तो समझ गए हैं, संविदा के पक्षकार कर सकते हैं, संविदा के वैध प्रतिनिधि कर सकते हैं। एक बात, संविदा का पालन भी इन्हीं के अगेंस्ट भी करवाया जा सकता है, पार्टीज के अगेंस्ट, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस कराया जाता है। एक एस्पेक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, कभी पूछ लिया जाए कि जब कभी संविदा के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में परफॉर्मेंस कराना है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी क्या रहने वाली है। संविदा के पक्षकार की मृत्यु की दशा में जो उसका विधिक प्रतिनिधि है, अगर आप उससे कॉन्ट्रैक्ट को पालन कराना चाहते हो तो वो उसकी क्या सीमा है। तो देखिए जनरल रूल तो यह है कि जो संविदा का पक्षकार का वैध प्रतिनिधि है वो उसी हद तक दायी होता है किसी संविदा के पालन के लिए जितनी कि उसने मृतक की संपत्तियां प्राप्त की, वो व्यक्तिगत रूप से लायबल नहीं होता है। तो लेकिन अगर संविदा व्यक्तिगत कौशल का है, पर्सनल स्किल का है, पर्सनल स्किल का मतलब एक डांसर है, एक नर्तक है, एक गायक है, एक सिंगर है, उसने किसी से कहीं पे गाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नाचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब मान लीजिए मिस हैपनिंग हो गई, नाचने वाले की टांग टूट गई, गाने वाले की डेथ हो गई या गला खराब हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या उसके बच्चों से गाना या नृत्य कराया जा सकता है? कि साहब नहीं कराया जा सकता। तो यही ध्यान रखना है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल के हैं तो वहां लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होता है। बाकी आपने एक व्यापारी से करार किया जिसका काम है कि वो कूलर को मैन्युफैक्चराइज करता है, तो आपने कूलर बनाने के लिए 200 कूलर का ऑर्डर दे दिया,
उस व्यापारी की डेथ हो गई तो उसका बच्चा आपको 200 कूलर बना के दे देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वही पर्सनल स्किल है, डांसर है, सिंगर है और कोई एक्टर है और उससे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर उसका व्यक्तिगत पालन नहीं कराया जा सकता, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पालन कराना लगभग असंभव सा है। ऐसे मामलों में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में आखिरी टॉपिक के रूप में फ्रस्ट्रेशन पर भी चर्चा करूंगा, जिससे कि हमारा काम कंप्लीट होगा। अब फिर परफॉर्मेंस पर आते हैं, और परफॉर्मेंस के लिए मैं कहता हूं कि समय, पालन का समय, कि संविदा तो हमने कर लिया, अब संविदा के जब पालन की बात आ रही है तो संविदा का पालन कितने समय में किया जाए, पालन का समय क्या हो। तो के साथ कुछ नियम हैं जो हमें ध्यान रखने। पहला नियम तो ये कि अधिकांश संविदाओं में संविदा का पालन कब किया जाना है, ये संविदा के पक्षकार अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन कर लेते हैं। भाई मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट दूंगा किसी को तो मैं लिखूंगा उसमें कि मुझे आप 6 महीने के अंदर मकान बना के दोगे या 1 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। तो जनरली तो यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज हैं वो परफॉर्मेंस का टाइम जो है, संविदा के पालन का जो समय है, वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में लिख देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर पार्टीज ने लिख दिया है उसके बाद उसे कम या बढ़ाना चाहे तो एक सेपरेट एग्रीमेंट के माध्यम से बढ़ा भी सकते हैं। तीसरी बात, मान लीजिए संविदा के पक्षकारों ने संविदा के पालन का समय संविदा की शर्तों में लिखना भूल गए हैं, रह गया, गलती से चूक गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में पालन जो है वो उचित समय में कराया जाना चाहिए। तो संविदा के पालन का जो समय है वो रीजनेबल टाइम होना चाहिए। तो रीजनेबल टाइम परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कब मामले के तथ्यों और परिस्थिति। मान लीजिए मैंने 100 कूलर बनाने का ऑर्डर दिया, तो सिंपल सी बात है, फरवरी का महीना खत्म हुआ, मार्च का महीना शुरू हुआ है, तो मुझे अप्रैल मई में कूलर की जरूरत पड़ेगी। तो अप्रैल मई में जब गर्मी तेज पड़ेगी तभी मैंने ऑर्डर किया है। आप मुझे अगर अगस्त में कूलर ला के दोगे तब तो बारिश चालू हो जाएगी। तो ये रीजनेबल टाइम नहीं है सप्लाई करने का। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि जहाँ पार्टीज ने समय तय नहीं किया है तो समय उचित समय होना चाहिए, और उचित समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में तय किया जाएगा। तो ये हुई एक बात। अब बात करते हैं पालन का स्थान, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। प्लेस कहाँ हो परफॉर्मेंस का, तो साहब जनरली तो पार्टीज कह देती है, अपने एग्रीमेंट में ही लिख देती है कि आपको मेरे फलाने जगह पे एड्रेस पे आपको मकान बना के देना है, ये हमारा प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है। ठीक है साहब, पहली बात तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख सकते हो। अगर आपने स्थान तय कर लिया है और बाद में परिवर्तन करना है तो एक सेपरेट एग्रीमेंट से आप उसे ऑल्टर भी कर सकते हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कई बार पार्टीज ने पालन का स्थान तय ही नहीं किया, तो फिर संविदा का पालन कहाँ किया जाए। तो इस बारे में आपको एक लॉ का रूल है, छोटी सी बातें याद रखनी है। जहां पार्टीज ने पालन के स्थान को, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस तय नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में संविदा का पालन उस स्थान पर किया जाना चाहिए जिस स्थान पर संविदा हुई है। कहाँ होगा परफॉर्मेंस? द प्लेस ऑन द पर्टिकुलर प्लेस द कॉन्ट्रैक्ट एक्सिस्ट और एंटर्स। अब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ एक्सिस्ट और एंटर हुआ माना जाएगा, संविदा कहाँ हुई मानी जाती है। तो मैंने लास्ट के लेक्चर में वीडियो में एक एंसन का कोटेशन कोट किया था कि प्रस्ताव बारूद की भरी गाड़ी है और स्वीकृति दिया सलाई है। तो जब प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं इनडायरेक्टली ये कह देता हूँ कि जिस स्थान पे स्वीकृति मिली है वही स्थान संविदा होने का स्थान समझा जाता है, माना जाता है। इसलिए जहाँ पालन का समय तय नहीं हुआ है, पालन का स्थान तय नहीं हुआ है, तो आप कौन सा स्थान मानोगे पालन का? जिस जगह पे संविदा हुई है। और संविदा कहाँ हुई मानी जाती है कि संविदा वहाँ हुई मानी जाती है जहाँ पर संविदा को, प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है।
तो ये संविदा के पालन के बारे में भी एक छोटा सा सवाल आपके सामने तैयार करके दिया, जिसमें आप पालन कौन करे, पालन के लिए टेंडर हो जाए, टेंडर पहले कौन करे, कौन व्यक्ति संविदा का पालन का मांग कर सकता है, किसके विरुद्ध मांग की जा सकती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब पर्सनल लाइबल होगा, कब नहीं होगा, और प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही बातें, सारी बातें परफॉर्मेंस को लेकर मैंने आपके सामने रखी। अब हम आ जाते हैं जल्दी से डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा का उन्मोचन, सेक्शन 62, 63, सेक्शन 56 भी, इसमें फ्रस्ट्रेशन का डॉक्ट्राइन भी हम पढ़ने वाले। तो संविदा का उन्मोचन का क्या अर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज का अर्थ होता है बच्चों कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना जो संविदा से उत्पन्न होने वाले अधिकार और दायित्वों को समाप्त कर दे, संविदा के पक्षकारों को संविदा के ऑब्लिगेशन से फ्री कर दे, तो कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्ट किन किन दशाओं में डिस्चार्ज हो जाता है, तो नंबर 1 बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मुझे आपको 14 लाख रुपए देने, आपको मुझे बिल्डिंग बना के देनी है 1000 फीट की, तो मैंने आपको पैसा दिया, आपने मेरे लिए काम करके ख़त्म करके दे दिया, हमारे संविदा का परफॉर्मेंस हो गया। और परफॉर्मेंस होने के बाद आप आपके घर, मैं अपने घर, हमारे दोनों के काम खत्म हो गए और हम दोनों ही पार्टीज अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन से फ्री हो गए। दैट इज आल्सो डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, पहला तरीका और आसान तरीका। दूसरा तरीका पारस्परिक करार और सहमति के द्वारा, कई बार म्यूचुअल एग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा भी हम अपने एक करारों को, हम अपने संविदाओं को डिस्चार्ज कर सकते हैं। कैसे होता है, मान लो आपने और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप आए मेरे पास अगले दिन कि सर नहीं हो पाएगा, 14 लाख में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने भी कह दिया भाई नहीं कर पाओगे तो एक काम करो, मेरा एडवांस जो पैसा आपने लिया वापस दे दो, और संविदा का हम विखंडन कर देते हैं, रेसिशन कर देते हैं, रिवोकेशन कर देते हैं, आप भी फ्री, मैं भी फ्री। तो ये संविदा का विखंडन हो गया बाय देयर म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। कई बार क्या होता है कि संविदा का नवीनीकरण होता है, नोवेशन होता है। नोवेशन का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में था, पूरा हो गया, या फिर उसमें हमने टाइम पीरियड खत्म हो गया, पूरा हो गया, फिर हमने उसी कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे 200 कूलर का आपको मैंने ऑर्डर दिया, आपने मुझे 200 कूलर दे दिए, काम खत्म हो गया, अब आगे वाले मुझे 200 कूलर का और ऑर्डर करना है, तो एक नोवेशन होगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट का नवीनीकरण होगा। तो नवीनीकरण के माध्यम से भी पिछले कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन समाप्त हो जाते हैं, और कई बार ऑल्ट्रेशन और अल्टर करके भी, परिवर्तन करके भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। कई बार एक्सक्यूज या माफ़ी देकर, रेमिशन देकर, कई बार पार्टीज, कोई कहता है साहब कीमत बढ़ गई है, नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा चलो कीमत बढ़ गई है, छोड़ो मत करो, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाओ। तो कई बार शर्तों में छूट दे दी जाती है, माफ़ी दे दी जाती है, उससे भी डिस्चार्ज हो जाता है। अब जो आता है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का जो महत्वपूर्ण बात है, या जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के भी नाम से जानते हैं, तो पालन की असंभवता। इस पर सवाल पूछा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को लेकर। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 56 आपको बताते हैं। इसको हम पालन की असंभवता के नाम से भी जानते हैं कि साहब ये क्या है, पालन की असंभवता क्या है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। तो इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। सेकेंड वाला पार्ट हमारे काम का है, फर्स्ट वाला फिर भी डिस्कस करते हैं जानकारी के लिए 1 मिनट में, कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर एग्रीमेंट, मतलब हमारे बीच में करार हो, उससे पहले ही संविदा का पालन किया जाना या करार का पालन किया जाना असंभव हो जाए। मैंने कहा मुझे आपका सफ़ेद घोड़ा खरीदना है, अगले महीने खरीदूंगा, और 2 दिन बाद आपका वो सफ़ेद घोड़ा मर जाए, तो पालन ही असंभव हो गया है कॉन्ट्रैक्ट का। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा एग्रीमेंट शून्य हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। तो ये जो है वो बिफोर एग्रीमेंट की इम्पॉसिबिलिटी हो गई है परफॉर्मेंस की। दूसरी जो बात है सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, पश्चातवर्ती असंभवता, मतलब हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद ऐसी कोई इम्पॉसिबिलिटी आ गई है कि हम
उस संविदा का पालन कर ही नहीं सकते हैं। असंभवता आ गई है। इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। नैराश्य का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे पश्चातवर्ती असंभवता के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है। तो नैराश्य का सिद्धांत या पश्चातवर्ती असंभवता का सिद्धांत है। तो साहब किन मामलों में आप नैराश्य का नियम लागू करो, किन मामलों में आप पश्चातवर्ती असंभवता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है लेकिन अब पालन नहीं हो सकता है, इस कारण से क्योंकि सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी आ गई है, सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गई है और इस कारण से हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे सभी मामलों में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, शून्य हो जाता है। कौन कौन सी स्थितियां समझते हैं, देखिए। नंबर 1, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि साहब मुझे आपसे ये 3 घोड़े खरीदने हैं, हो गया, एडवांस दे दिया, 10,000 रुपये प्रति घोड़ा देना था, 30,000 रुपये देने थे, तो मैंने आपको 3,000 रुपये एडवांस भी दे दिया। अब 27,000 रुपये दे के डिलीवरी ले लूँगा, लेकिन 15 दिन का समय लिया कॉन्ट्रैक्ट में कि आप 27,000 15 दिन में दे देंगे और फिर ले लेंगे डिलीवरी। अब इन 15 दिनों के बीच में अगर वो किसी मिस हैपनिंग के कारण वो तीनों ही घोड़े मर जाते हैं, तो अब सामने वाला मुझे घोड़े कैसे बेच पाएगा? उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, इम्पॉसिबिलिटी हो गई है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट की जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। मैंने किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया इस बार ये जो फसल हो रही है ये पूरी फसल मैं खरीदूंगा, इतना रुपये एडवांस पकड़ लो और डिलीवरी दे देना 1 महीने बाद। अरे उसकी फसल में कीड़े लग गए, टिड्डी दल उसकी फसल खा गया मान लो आके, तो इम्पॉसिबल हो गया उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना। इसलिए ये अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्शन हो जाती है, विषय वस्तु नष्ट हो जाती है संविदा करने के बाद, तो नैराश्य का नियम, फ्रस्ट्रेशन का नियम लागू कर लिया जाता है और संविदा शून्य हो जाती है। दूसरी बात, डेथ ऑफ द पार्टी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर कहीं संविदा पर्सनल स्किल का है, व्यक्तिगत कौशल का है, नाच गाने का है, डांसिंग का है, एक्टिंग का है, और उस नाचने वाले व्यक्ति की, एक्टिंग करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो संविदा का पालन कैसे किया जाएगा? वो संविदा पालन नहीं हो पाएगी, वहां पर भी फ्रस्ट्रेशन का नियम लागू हो जाएगा। तीसरी बात, संविदा के पक्षकार की अयोग्यता। अब मान लीजिए पार्टीज की इनकॉम्पिटेंसी हो जाए। जब हमने संविदा किया तब तो वो पार्टी बिल्कुल कॉम्पिटेंट थी, और लेकिन संविदा करने के 15 दिन बाद पागल हो गया और कोई डिसेबिलिटी आ गई, तब भी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगा। चौथी बात, कई बार परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, सब्सटेंशियल चेंजेस आ जाते हैं, सर्कमस्टेंसेस में परिवर्तन हो जाए तब भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। इसके लिए भी एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए पुराने टाइम में क्या होता था कि कई शादी ब्याह होते थे तो सुनारों की दुकान पे बड़ा उधार ज्वेलरी मिलती थी, ठीक है। इतने पैसे भी नहीं होते थे मध्यम वर्गीय लोगों के पास, लेकिन शादी में 20, 25, 50 तोला सोना देने का रिवाज होता था। तो बेटी का बाप बेचारा क्या करे, तो वो जाता था अपने ज्वेलर के पास जाता था और कहता था कि साहब 50,000 रुपये है, पर सोना तो 5 लाख रुपए का चाहिए, 50,000 रुपये भी देता हूँ, बाकी किस्तों में दूंगा। आप एक काम करो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 50,000 रुपये ले लो, बाकी हर महीने की किस्त करके मैं आपको पैसे चुका दूंगा। 5 लाख का सोना बिटिया की शादी के लिए चाहिए, आप वो सोना दे दो। कॉन्ट्रैक्ट हो गया साहब, 50,000 एडवांस ले लिए और 5 लाख रुपए का सोना ले लिया। मान लीजिए उस समय सोने की कीमत 30,000 रुपये तोले ही चल रही थी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारी बिटिया की शादी अगले महीने, हम तो सोना सारा ले आए, लेकिन जैसे ही हमने सोना आज लेके आ गए 50,000 रुपये दे के 5 लाख का सोना, लेकिन कल को या परसों को या 2-3 दिन में ही सोने की कीमत में आमूलचूल परिवर्तन आ जाए, सब्सटेंशियल चेंज आ जाए, 30,000 से बढ़ के 60,000 रुपये तोला हो जाए, शेयर मार्केट में गड़बड़ी हो जाए, उछाल बहुत ज़्यादा हो जाए, 30 का 60 हो जाए, तो ये फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। वो व्यापारी क्या, आपको जिस कीमत में उसने सोना तय किया है और वो भी उधार में दिया, क्या वो 60,000 की कीमत का सोना आपको 30,000 में दे पाएगा?
नहीं दे पाएगा। तो ये है ऑल्ट्रेशन या सब्सटेंशियल चेंजेस इनटू सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, जिससे भी नैराश्य का नियम लागू हो जाता है, निराशा हो जाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हो जाता है, संवेदा का पालन नहीं हो सकता। कई बार विधि में परिवर्तन हो जाए, उससे भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो विधि में परिवर्तन कैसे? जैसे मान लीजिए आज राजस्थान में आराम से शराब बिक्री हो रही है, तो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि साहब मेरे वहाँ शादी है, इतने कार्टन शराब चाहिएगा। अब मान लीजिए भजन लाल जी रात को टीवी चैनल पर आते हैं और कहते हैं कि साहब आज से कानून पास कर दिया कि राजस्थान में शराब बंदी। अब शराब बंद हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट पालन थोड़ी हो पाएगा, लॉ में अल्ट्रेशन हो गया। तो अब आपने चाहे किसी ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट किया सप्लाई का, लेकिन वो आपको शादी के लिए शराब सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत लागू हो गया है, कानून में सारभूत परिवर्तन हो गया, जिसके कारण संविदा का पालन किया जाना लगभग असंभव हो गया। अगला फ्रस्ट्रेशन, आखिरी बात, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अगर युद्ध की घोषणा हो जाए, अगर मान लीजिए हमने किसी ऐसे विदेशी व्यक्ति के साथ संविदा किया है और उस देश से हमारे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाए, युद्ध की घोषणा हो जाए, तो वो विदेशी शत्रु बन जाता है और ऐसी सारी संविदाएं अपने आप ही शून्य मान ली जाती है और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाइड हो जाता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन की बात हो गई। आखिरी टॉपिक इस वीडियो का संविदा भंग के परिणाम और डैमेजेस के बारे में छोटी सी बात करेंगे, और तब ये कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का पूरा पार्ट और मेजर टॉपिक जितने भी हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरी दावा है, मेरा गारंटी है, मेरा पिछला वीडियो 90 मिनट का और ये वीडियो 45-50 जो भी होगा, अगर ये दोनों ही वीडियो एग्जामिनेशन से पहले देख के पूरे वीडियो देख के अगर कोई भी बच्चा चला जाएगा, तो मेरा दावा है कि एग्जामिनर को उसको फेल करने में बड़ी समस्या आएगी, वो फेल नहीं कर पाएगा। वैसे भी भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें सबसे टिपिकल काम है फेल होना। तो आप सब लोगों को पास होने की अग्रिम शुभकामनाएं। और आखिरी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं संविदा भंग के परिणाम। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है, एक पक्षकार संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा का पालन करने में असफल होता है, तो हम कहते हैं कि संविदा का भंग हो गया। अब ये जो संविदा का भंग है, ये भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का अग्रिम भंग, और एक होता है ब्रीच एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, संविदा के पालन के समय ही संविदा का भंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों ही बातें आपको समझा दूंगा। देखिए, मान लीजिए एक बिटिया का पिताजी है, बिटिया की शादी है, और आप सब जानते हो कि बिटिया की शादी में बैंड बाजे तो बिटिया के पिताजी को ही बुक करने होते हैं। तो बेटी के बाप ने बैंड बाजे बुकिंग करवाई। ठीक है साहब, 1 लाख रुपए में तय हो गया साहब कि बैंड बाजा आएगा, इतनी तारीख को लाना है, शाम को इतनी बजे तक लाना है। और जनरली ये सारी बुकिंग है शादी से 4-6 महीने पहले ही हो जाती है। ठीक, तो मान लीजिए मैंने आज की तारीख में मेरी बिटिया की शादी के लिए, जो कि दिसंबर में होगी, ऐसा कुछ है नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल के माध्यम से कह रहा हूँ, दिसंबर में होनी है, तो मैंने आज ही मार्च के महीने में बैंड वाले से बुकिंग करा। ठीक है साहब, अब मान लीजिए पैसा तय हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 1 लाख रुपए देना है, वो आके बैंड बजाएगा। बैंड वाले का मेरे पास अप्रैल महीने में फोन आ जाता है कि साहब हमारे बैंड में कोई समस्या हो गई है, हमारा स्टाफ नौकरी छोड़ के चला गया, हमारी कंपनी को घाटा हो गया है, अब हमने ये काम बंद कर दिया है, हम आपकी बिटिया की शादी में बैंड नहीं बजा पाएंगे, हमारे को आप माफ़ करो और जो भी नुकसान आपका हुआ है वो उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे, पर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर लीजिए, आप दूसरा बैंड की व्यवस्था कर लीजिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह देता हमको अप्रैल महीने में ही, जबकि दिसंबर में बैंड बजाना है, अप्रैल में ही वो ये कह देता है, तो इसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये संविदा का प्रत्याशित भंग है, अग्रिम भंग है, पहले ही उसने मना कर दिया है कि नहीं हो। ठीक, ये अग्रिम भंग है।
अब अग्रिम भंग जब संविदा का हो जाए तो पार्टी को क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? तो इसके साथ सिंपल सी बात है, जब उसने मुझे अप्रैल में ही मना कर दिया तो मुझे अप्रैल से ही दूसरे बैंड वाले से संपर्क करना चाहिए और मुझे मेरी बिटिया की शादी के लिए अप्रैल में ही या अप्रैल मई एक आध महीने में ही एक नए बैंड वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। और पुराने बैंड वाले को अगर मैंने 1 लाख में किया था और नए बैंड वाले को मुझे 1.25 लाख रुपए लग गए, 25,000 ज़्यादा लग गए, तो मैं पिछले बैंड वाले से जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके ऊपर दावा करके 25,000 रुपये क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाऊंगा। ये तो होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, समझ गए होंगे आप। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तुरंत कम करना चाहिए नुकसान को और तुरंत ही नया बैंड बुक कर देना चाहिए, मुझे वेट नहीं करना चाहिए। वेट करता हूं तो मुझे ही नुकसान होगा। ये तो हुआ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब होता है ब्रीच एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। अब टाइम ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में क्या है कि भाई मैंने मार्च में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 1 लाख रुपये बैंड बुक कर दिया, एडवांस भी दे दिया। अब बैंड वाला कुछ नहीं बोल रहा है, चाहे वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, उसकी कंपनी बंद हो गई है, लेकिन फिर भी वो हमें फ़ोन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हम भी इंतजार कर रहे हैं और हम भी क्या, हमने तो बुक करा दिया, हम आश्वस्त है कि बैंड बजेगा, लेकिन शादी हुई, शादी के दिन जब बारात आनी है, पूरे बारात आ गई, सब लोग आ गए, लेकिन बैंड वाला नहीं आया दिसंबर में। अब बैंड वाला नहीं आया, हम फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन बंद, हम दुकान पे जाके आए, दुकान बंद। तो ये है एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रीच एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। संविदा के पालन जिस समय होना है उसी समय संविदा का भंग हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बेटी के बाप की हालत, इज्जत की नीलामी हो रही है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो पूरे बाजार में आधे घंटे में जितना घूम पाएगा घूमेगा, बैंड वालों के पास जाएगा। अब बैंड वाले कहेंगे साहब अभी तो अर्जेंट में, तो कैसे होगा, एक दिन में तो अभी हम क्या करें, 1 घंटे में हम क्या करें। फिर भी एक बैंड वाला तैयार हो जाता है कि साहब बैंड तो मैं बजा दूंगा, रुपये 5 लाख लगेंगे। बोले क्यों, कि कोई मार्केट में तो है नहीं, लेकिन हमारे पास बैंड पड़ा है, मैं अपने परिवार के सब जितने भी भाई बंद है, बच्चे बच्ची है, सबको बैंड की वो पोशाक पहना दूंगा, सबको मैं जैसे बैंड बाजे वाले कपड़े पहना दूंगा, हमारे पास कपड़े पड़े, और हम सब लोग आपके बारात में बाजा बजाएंगे, एक पूरा परिवार आएगा, तो हम 5 लाख रुपये लेंगे। अब बेटी का बाप मरता क्या नहीं करता, उसने कहा डन, 5 लाख रुपये में डन, आओ मेरी इज्जत बचाओ। तो वो सब लोग आ गए तैयार होके और उन्होंने बैंड बजाया। तो यहाँ पे मैं जो पुराना बैंड वाला था जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 1 लाख में, यहाँ से मुझे स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे, मुझे वो 5 लाख रुपए भी मिलेंगे, और जो मैं परेशान हुआ, नुकसान हुआ, और मैं मानसिक जो मुझे संताप हुआ, उसके लिए भी मुझे मिलेगा पैसा। तो ये है ब्रीच एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, तो कब, अब ब्रीच के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि साहब ब्रीच हो जाए तो उपचार क्या क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाए तो उसकी रेमेडी क्या क्या है, कि साहब ब्रीच हो जाए तो पहली रेमेडी ये है कि विखंडन कर दो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ तो आप विखंडन कर दो कि साहब मुझे संविदा का पालन नहीं करना है, तो हम दूसरी जगह से पालन करवा लें, तो विखंडन हो गया। दूसरी बात, क्षतिपूर्ति का दावा हम कर सकते हैं, डैमेजेस के लिए हमें क्लेम कर सकते हैं। तो क्षतिपूर्ति कितनी दिलाई जाए, तो इस पर भी डिस्कस करूंगा। क्षतिपूर्ति कितनी, के साथ क्षतिपूर्ति संविदा भंग के मामलों में कितनी दिलाई जाए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वेदर टाइम वाज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, क्या समय संविदा का सार था या नहीं। यदि समय संविदा का सार है तो विशेष क्षतिपूर्ति दिलानी पड़ेगी, और समय संविदा का सार नहीं है तो केवल मात्र बाजार भाव का अंतर दिला दिया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मुझे अपने घर में स्वयं के अनाज के लिए, खाने के लिए अनाज चाहिए होता है, तो हर बार मैं गांव से 4-6 बोरी अनाज मंगाता हूँ। तो 4 बोरी 6 बोरी अनाज का ऑर्डर गांव में दिया और कहा कि भैया भेज देना। तो उसको भी पता है कि साहब के घर में ही हर साल भेजते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्च के महीने में ही भेजें, अप्रैल में भी भेजे चल जाएगा, मई में भी भेजे चल जाएगा। लेकिन अगर यही मैं ऑर्डर ये देता हूँ कि साहब दिसंबर में मेरी बिटिया की शादी है, 10 बोरी अनाज भेजना है, तो यहाँ पे दिसंबर से पहले पहले उसे मुझे अनाज भेजना जरूरी है, क्योंकि टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ समय संविदा का सार है, क्योंकि दिसंबर में शादी होनी है, अगर अनाज टाइम से दिसंबर में नहीं आया तो फिर नुकसान हो जाएगा।
तो ऐसी स्थिति में मुझे परेशान होकर कहीं और से अनाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उस समय मुझे दौड़ भाग करनी पड़ेगी, जिसका मुझे मानसिक रूप से भी संताप होगा और मेरा बाजार का भाव भी अधिक लगेगा, तो विशेष क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होता है। तो ध्यान रखना है कि समय संविदा का सार जहाँ पर है, वेदर their time is essence of the contract or not. If time is the essence of the contract, the person is entitled for special damages, otherwise not. ठीक, फिर क्या और उपचार हो सकते हैं? तो इंजेक्शन भी एक उपचार है। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कोर्ट में आप इंजेक्शन के लिए जाइए। कोर्ट आपको स्टे देता है, व्यादेश देता है, किसी काम को करने या ना करने का ऑर्डर दे दिया जाता है, वो भी एक रेमेडी के रूप में दिखाई पड़ता है। कोई व्यक्ति किसी से आपने मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कोई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और वो अब आपको कहता है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सब मैं तो नहीं बेचूं, तो आप उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर सकते हैं। विनिर्दिष्ट पालन का दावा किया है, उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट की सेक्शन 10, सेक्शन 14, वो कौन सी दशाएं हैं जिनमें कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करने की भी रेमेडी मिलेगी। क्वांटम मेरिट भी एक रेमेडी है। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है अर्जित सफलता का सिद्धांत, या हम यूँ कहते हैं जितना काम उतना दाम। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया कि भाई मकान बनाना, अब उसने आधा ही काम किया, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा यार ये तू तेरा काम बंद कर, तो वो कहता बाबूजी आज तक मैंने जितना काम किया उसका हिसाब कर दो। तो आज तक मैंने जो काम किया उसका मैंने हिसाब किया और रवाना कर दिया। ये क्वांटम मेरिट का सिद्धांत कहलाता है। जितना काम उतना दाम भी एक रेमेडी के रूप में काम में लिया जाता है और समाप्त कर दिया जाता है। तीसरी बात, रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है कि साहब पुनर्स्थापना का बहुत सिंपल सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज को उन्हीं जगह उसी स्थान पर ले आना जहां वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले थे। मान लीजिए मैंने ठेकेदार को 2 लाख एडवांस दिया, तो वो 2 लाख मेरा एडवांस वापस आ जाए। उसने कोई माल अगर मेरे घर के बाहर ला के डाल दिया तो वो उसका माल वापस ले जाए। तो जो दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जहाँ थे वो उसी स्थिति में आ जाए, ये भी संविदा भंग के मामलों में एक उपचार है, रेमेडी है। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंस हैं। आखिरी इसी चैप्टर का भाग है लिक्विडेट डैमेजेस, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति या परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति, अनलिक्विडेट और लिक्विडेट डैमेजेस के बारे में बात करें। देखिए, जहां संविदा भंग होता है तो कई बार तो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में लिख देती है कि अगर किसी ने ब्रीच किया तो इतने रुपए क्षतिपूर्ति के देने पड़े। अगर पहले से लिख दिया है तो इसको कहते हैं लिक्विडेट डैमेजेस, पहले ही तय हो गया है। इन केस ऑफ ब्रीच अगर अमाउंट कॉम्पनसेशन का या डैमेजेस का पहले ही तय कर दिया है तो इसे निर्धारित क्षतिपूर्ति के नाम से जाना जाता है, लिक्विडेट डैमेजेस। और पार्टीज ने अगर पहले तय किया ही नहीं है एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में कि भंग होने पे क्या होगा, तो उसे अनलिक्विडेट डैमेजेस कहते हैं कि अब परिनिर्धारित। अब उसमें क्या होता है कि भाई जब पहले तय नहीं किया है तो फिर न्यायालय के माध्यम से तय होगा, कोर्ट में दावा किया जाएगा, कोर्ट क्षतिपूर्ति दिलाएगा, उचित क्षतिपूर्ति दिलाई जानी चाहिए तो कोर्ट तय करेगा। जहां पार्टी ने पहले तय कर लिया और मान लो पार्टी ने बहुत ज्यादा तय कर लिया, पेनल्टी के रूप में तय कर लिया है कंपनसेशन कि अगर आपने नहीं काम किया तो आपको 2000 रुपये पर डे पेनल्टी लगेगी, ऐसा नहीं तय किया जा सकता। अगर ऐसा कर लिया है तो कोर्ट विल इंटरफेयर, कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगा और रीजनेबल कंपनसेशन दिलाया जाएगा। तो ये लिक्विडेट डैमेजेस के बारे में भी 2-3 मिनट की बात है बस। इससे अधिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के विद्यार्थियों को एलएलबी की परीक्षा पास करने के लिए आवश्यकता नहीं है। आपसे आग्रह है कि आने वाले टाइम में और भी आपके 3-4 पेपर्स को लेकर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। जरूरी नहीं है कि आगे हर वीडियो आपके ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा, इसलिए कृपया करके फर्स्ट ईयर वाले अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि चारों ही पेपर में पास होने की गारंटी आपको मिल जाए। और इस बात की सुनिश्चितता मैं आपको कराता हूँ, पेपर होने के बाद आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि मेरे इन दोनों वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करेंगे कि ये वीडियो कितने हेल्पफुल रहे और क्या इन वीडियो से बाहर सवाल आया है क्या, जिसकी संभावना 5% भी नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी परीक्षा के पेपर के साथ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों थे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू।